तो स्वागत है आपका स्पेसिफिक स्टडी एरिया में। मैं हूं सौरभ और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जल। जल के बिना हमें अपने जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जल हमारे लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। जल के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग कुछ सोचिए तो जल के बारे में सोचने पर आपके लिए कई तरह के दृश्य आ सकते हैं। कुछ दृश्य आपके लिए मनोरंजक हो सकते हैं तो कुछ दृश्य आपके लिए भयावह या डरावने प्रतीत हो सकते हैं। अगर हम मनोरंजक के बारे में दृश्य के बारे में सोचें तो हो सकता है कई लोग जलप्रपात के बारे में सोच रहे हों। हो सकता है कई लोग जो महत्वपूर्ण जो तटीय इलाके हैं सागरों के उनमें जाने की सोच रहे हों, जिनके लिए हम बीच बोल देते हैं। तो हो सकता है कई लोग अपने बचपन को याद कर रहे हों और वो सोच रहे हों जब वो कागज़ की नाव बना के उसमें चलाया करते थे। इस प्रकार से कई दृश्य हम जल के बारे में सोच सकते हैं। भयावह दृश्य भी सोच सकते हैं कि कैसे बाढ़ों से नुकसान होता है, कैसे बाढ़ों से लोगों के घर तबाह हो जाते हैं और कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कई लोग सूखे के कारण अपने प्यास भी नहीं बुझा पाते हैं, इतना भी पानी नहीं मिलता है उनके लिए। तो कई लोग गंदा पानी पीने से मृत्यु हो जाती है। जल का प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाता है कि उससे कई प्रकार के रोग बीमारियां हो जाती हैं। इस प्रकार की दृश्य हमारे आंखों के सामने आते रहते हैं और कई प्रकार की हम परेशानियों से जूझते रहते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर इन परेशानियों से इतर या फिर इन परेशानियों के साथ साथ हम जिस बारे में बात करेंगे वो हमारा हो जाएगा जल चक्र। जल चक्र के साथ हमारा हो जाएगा जल का वितरण कि आखिरकार महासागरों में कितना जल पाया जाता है, भूमिगत रूप में कितना जल पाया जाता है, बर्फ़ों के रूप में कितना जल पाया जाता है। और इस प्रकार के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ कई बार सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। और इस प्रकार के सवाल ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इससे हमारे लिए जो हम सोचते हैं उस पर भी असर पड़ता है। आखिरकार हमें ये सोचने पर ये सब चीज़ें मजबूत कर देती हैं या फिर ये चीज़ें मजबूत करने के लायक बना देती हैं कि हमें जल का उपयोग कैसे करना चाहिए। जल चक्र के जल के वितरण के साथ साथ हम कुछ महासागरीय परिसंचरण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण हो जाएगा ज्वार भाटा, महासागरीय तरंगें। महासागरीय तरंगों में हमारी सुनामी हो जाएगी और सुनामी हम 2004 की सुनामी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आप अभी तक सुनते होंगे और कई बार उससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। उसके साथ ही हम महासागरीय धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे, हम ठंडी जल धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे, हम गर्म जल धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। इससे पहले मैं बता दूं कि इसके रेफरेंस के तौर पर आप क्लास 7th चैप्टर 3 जिसका नाम वाटर या जल है उसके लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो हो जाता है हमारा क्या, जल चक्र। तो जल चक्र एक्चुअल में या फिर वास्तव में जल चक्र क्या है? तो जल चक्र को समझने के लिए सबसे पहले मान लीजिए ये कोई जल का स्रोत है। यहाँ पर क्या भरा है? जल भरा है। और यहाँ पर मान लीजिए ये जल भरा है। यहाँ पर जल भरने के साथ ही यहाँ पर मान लीजिए ये आपका सूर्य की रोशनी या फिर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं या फिर यहाँ पर जो ताप है वो इस जल पर लग रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जो जल का ये जो भरा हुआ जो जल का जो स्रोत है वो क्या बरसात के मौसम के बाद कुछ समय बाद क्या खाली होने लगता है। तो आखिर वो खाली होके जाता कहाँ है? तो एक्चुअली होता ये है कि ये जो जल है इसका क्या हो जाता है, ताप के कारण इसका बाष्पीकरण हो जाता है। इसका क्या बाष्पीकरण हो जाता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल या फिर इसका एक्सपेरिमेंट अपने घर पर भी करके देखना चाहते हो तो करना ये कि एक कोई सा बर्तन लेना और बर्तन में आप क्या करना, पानी रखना और उसको गैस पर जलने देना। तो आप देखोगे कि उसमें जल की मात्रा कम हो जा रही है और धीरे धीरे वो वाष्प के रूप में जल उड़ता जा रहा है। इसी प्रकार क्या इस जल का होता है, तो उसका बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण होने के साथ साथ इसका क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है। जब ये संघनन हो जाता है और संघनन कहाँ होता है, बादलों में। तो बादलों में इसका संघनन हो जाता है। और जब बादलों की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा क्षमता जब पूरी हो जाती है, जब उनमें अधिक क्षमता नहीं रहती पानी को स्टोरेज करने की, तो क्या होता है, वो वर्षण हो जाता है। और ये वर्षण से क्या हो जाता है, दोबारा से वहाँ पर पानी भर जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। तो ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है हमारा। इसमें जल चक्र में क्या होता है कि जल वही है लेकिन उसका स्वरूप बदलता रहता है। कभी वो
वायुमंडल में पहुंच जाता है, कभी उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो कभी वह बादलों में रहता है, तो कभी वह जमीन पर रहता है। यानी कि स्थल, वायुमंडल और जल मंडल के बीच में ये हमारा क्या गति करता रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, जल चक्र। अब जल चक्र की बात करते हैं हम जल के वितरण के बारे में। तो हम जल के वितरण के बारे में सबसे पहले आपके लिए बता दूं जल के वितरण के बारे में। तो जल के वितरण में जो सबसे ज़्यादा जल है, ये हमारा टॉपिक कौन सा हो जाएगा, जल का वितरण। अब जल के वितरण के बारे में अगर हम महत्वपूर्ण बात करें तो महासागरों में हमारा कितना हो जाता है, महासागरों यानी जो हमारे प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, या फिर दक्षिणी महासागर है, या फिर आर्कटिक महासागर है, इन सारे जो महासागरों में जो हमारा जल पाया जाता है वो पाया जाता है 97.3%। और महासागरों के बाद जो सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है वो पाया जाता है बर्फ या फिर हिमानी के रूप में। और ये जो हमारा पाया जाता है, ये कितना पाया जाता है, 2%। और फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो जल पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, भूमिगत जल। और भूमिगत जल में हमारा कितना पाया जाता है, वो हो जाता है 0.68%। और इसके बाद एक और जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, लवणीय झील, यानी जिसमें सॉल्ट रहता है। और एक हमारा वो हो जाता है जिसमें सॉल्ट नहीं रहता, यानी अलवणीय झील। तो ये हमारी क्या दो झीलें रहती हैं, कई प्रकार की झीलें रहती हैं। आपने कई प्रकार झील और ये सागर मागर के बारे में सुना होगा। तो उनमें भी हमारा क्या इसमें हो जाता है हमारा 0.00009%। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0.009%। ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा पाया जाता है वायुमंडल में, तो वो हमारा हो गया 0.019%। और ये हमारा क्या हो जाएगा वायुमंडल में कितना हो गया 0.0019%। और हमारा नदियों के रूप में कितना पाया जाता है, नदियों में जो पाया जाता है उसकी आपके लिए मात्रा आश्चर्यचकित कर सकती है या फिर आश्चर्य कर सकती है। 0.001% हमारा क्या हो जाएगा, नदियों के रूप में हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा जल का वितरण है। और अब हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, महासागरों में कितना हो जाता है हमारा 97.3%। तो जब महासागरों में 97.3% हो गया, तो हम सब जानते हैं कि महासागरों का जल हमारे उपयोग में तो है नहीं। हमारे जो हम दैनिक जीवन में जो जल का उपयोग करते हैं, सिंचाई के रूप में मान लीजिए, चाहे उद्योगों में मान लीजिए, चाहे पीने के लिए मान लीजिए, जो हम जल का उपयोग करते हैं वो महासागरों, वो तो सॉल्ट रहता है, तो उसका हम महासागरों का उपयोग तो करते नहीं। अब हमारा कितना बचा 2.7% जल। अब 2.7% जल में से 2% जल तो कहाँ पर हो जाता है हमारा, बर्फ या हिमानी के रूप में, जो भी हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं रहता। बर्फ हिमानी जैसे अंटार्कटिका में देख लीजिए आप, आर्कटिक वृत्त के उधर चले जाइए आप, तो आप देखोगे कि वो वाला जल भी ज़्यादा उपयोग में नहीं है। वो जल उपयोग में है लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में उपयोग में है। अब भूमिगत जल की बात करते हैं। भूमिगत जल यानी जो जमीन के अंदर जो जल की मात्रा है वो हमारा कितना भूमिगत जल हो जाता है। जैसे आप लोगों ने कई बार ध्यान दिया होगा कि जहाँ पर नदियों का पानी नहीं आ रहा, जहाँ पर झीलों का पानी नहीं आ पा रहा, जहाँ पर तालाबों का पानी नहीं आ पा रहा, वहाँ पर क्या होता है, जो जल का एकमात्र स्रोत रहता है वो भूमिगत जल रहता है। भूमिगत जल यानी जो जमीन के अंदर जो बोरवेल हैं, जो बड़े बड़े बोरवेल्स हैं, उनसे क्या पानी निकाला जाता है। तो वहाँ पर हमारी मात्रा कितनी हो जाती है 0.68%। और जो लवणीय झील है ये भी हमारे लिए ज़्यादा उपयोग में नहीं आती। ये अलवणीय झीलें, इनकी मात्रा अगर दोनों की देखी जाए तो 0.009% और 0.009%। और वायुमंडल यानी वायुमंडल में कितना हो जाता है हमारा 0.0019%। और नदियों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि पूरे जल का 100% जल का अगर हम नदियों के रूप में जल देंगे तो वो हमारा कितना हो जाता है 0.0001%। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 0.001%, यानी यहाँ पर 1000 भाग हमारा 1000 भाग पूरा जल है, यानी 1000 लीटर पूरा जल की मात्रा है, तो हमारा मात्र 1 लीटर जल ही नदियों का जल बचता है। तो ये यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इसके बावजूद भी नदी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है इतना कम जल की मात्रा के बाद। अगर आप देखोगे कि जो सबसे बड़े शहर हैं
या जो प्राचीन समय में या वर्तमान समय में, तो आप देखोगे कि अधिकतर जो शहर मेयर हैं वो का नदियों के पास पाए जाते हैं, जिनकी जनसंख्या हर हमेशा ज़्यादा रह जाती है। जैसे के लिए हम देखें तो गंगा नदी के पास कई बड़े शहर हैं, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है, ये सब के बड़े शहर हो जाते हैं जो कि नदियों के किनारे स्थित है। अगर हम प्राचीन समय में देखें तो आपने लिए मिस्र में सुना होगा जो नील नदी की सभ्यता है, या फिर आपने सिंधु घाटी सभ्यता का सुना होगा, तो क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे के पास की ये सिंधु घाटी सभ्यता हो जाती है। तो नदियों के पास हर हमेशा से ही सभ्यता का विकास हुआ है और हर हमेशा से ही ज़्यादा जनसंख्या रहने की प्रवृत्ति है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी जल हो जाता है नदियों का हो जाता है, बेशक इसमें कम मात्रा है। अगर हम इन टोटल को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये 9 और 1 10 जीरो पर जीरो, और ये 9 9 18 और एक जो हासिल इधर हो जाएगा 20, तो हासिल 2, तो 8 और 2 10, तो जीरो हासिल आई 1, 6 और 3 9 और 1 10, जीरो हासिल आई 1, और 9 2 97, और ये 7 और 2 9 और 1 10, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा ये। तो ये हमारा क्या 100% जल हो गया, और ये हमारा जल का वितरण हो गया। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कितना प्रतिशत जल किस रूप में पाया जाता है। जैसे कि सिविल सर्विस के एग्जाम में विगत वर्षों में देखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमानियों के रूप में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, या भूमिगत रूप में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, या फिर जो झीलों के रूप में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, या नदियों में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, और इसको क्रम से वहाँ पर लगाना था। तो इस प्रकार के जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम में हमारे लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की हमारे में नदियाँ हो जाती हैं, जैसे कांगो नदी है, नील नदी है, मिसिसिपी नदी है, हमारी गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इन सब नदियों के बारे में आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर जो डायग्राम हमारे लिए बताया गया है, आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, जिसमें जो हमारी प्रमुख जो नदियाँ हैं उनके बारे में चर्चा, और जो प्रमुख जो झीलें हैं, झीलें जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं वो कहाँ हो जाती हैं, आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में जो सबसे ज़्यादा झीलें हैं वो हो जाती हैं कनाडा साइड। कनाडा में सबसे ज़्यादा झीलें हो जाती हैं, और भी कई जगह झीलें पाई जाती हैं। तो अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण, और महासागरीय परिसंचरण यानी जैसा कि हम सब जानते हैं, जानते भी नहीं है लेकिन आपके लिए बता दूं मैं कि महासागरों का जो जल है वो हर हमेशा गतिमान रहता है। वो जैसे मान लो आपने तालाबों में देखा होगा या फिर झीलों में देखा होगा, उतनी उसमें जलों में गति नहीं करती हैं, बेशक थोड़ी बहुत मात्रा में, हालांकि उनका पानी भी गतिमान रहता है। गतिमान मतलब वो पवनों के कारण गति कर पाती हैं। वो जितनी भी वो आपने देखा होगा कि पानी का जो लहरें सी उठती रहती हैं उनमें, जो झीलों और तालाब हैं। लेकिन अगर आप महासागरों के जल के बारे में देखोगे, जैसे अगर आप गोवा के बीच या फिर मुंबई के बीच या जो तटीय इलाके हैं उन पर अगर आप समुद्रों का पानी देखोगे तो पानी आता है और जाता है। पानी एक बार अपने किनारे तक आता है और फिर उसके बाद वापस जाता है। तो उसमें महासागरों में ये हर हमेशा गतिमान रहता है, और इसके लिए हम क्या बोल देते हैं, महासागरीय परिसंचरण बोल देते हैं। तो महासागरीय परिसंचरण में सबसे पहले हम जिस बारे में चर्चा करेंगे वो हो जाएगा हमारा क्या, महासागरीय तरंगें। तो पहले नंबर हम महासागरीय तरंगों की परिभाषा समझेंगे। परिभाषा समझने के बाद हम उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर या महत्वपूर्ण फैक्टों पर ध्यान देंगे और चर्चा सुनामी के बारे में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महासागरीय तरंगों के बारे में। आखिरकार महासागरीय तरंगें क्या होती हैं, हमारी परिभाषा क्या हो जाती है महासागरीय तरंगों की। तो इधर तरंगों की परिभाषा तो ये हो जाती है जब महासागरीय सतह पर जब महासागरीय सतह पर जल उठता एवं गिरता है, जल उठता एवं गिरता है, उसे तरंगें कहती हैं, उसे महासागरीय तरंगें कहती हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल या फिर इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप किसी भी समुद्र के तट पर आप क्या एक बॉल फेंक के देखना, एक फुटबॉल की आकार की बॉल फेंक के देखना, या फिर एक छोटी सी गेंद फेंक के देखना। और जब आप फेंकोगे तो वो आपके पास दूर जाएगी, वो फिर दोबारा से वापस आ जाएगी, क्योंकि उस पर जो महासागरीय तरंगें हैं वो जल उठता एवं गिरता है। वो महासागरीय तरंगें इधर से उधर होती रहती हैं। और कई बार क्या होता है कि तरंगें क्या हो जाती हैं, ये तरंगें
15 मीटर से भी ऊंची हो सकती हैं। वो 15 मीटर से ऊंची हो सकती हैं तो उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, सुनामी। सुनामी भी कह देते हैं। और इनकी अगर स्पीड देखा जाए तो 700 किलोमीटर पर हावर से हो सकती है, 700 किलोमीटर। और इसका अगर हम देखें कि ये 15 मीटर से ऊंची किन कारणों से हो सकती हैं, तो अगर हम कारणों के बारे में चर्चा करें तो उसमें एक हमारा हो जाएगा भूकंप। भूकंप के कारण भी हमारा ये महासागरीय तरंगें 15 मीटर से ज़्यादा उठ सकती हैं। दूसरा हम देख सकते हैं भूस्खलन, यानी जो पृथ्वी का जो कुछ भाग है जो भू के स्थल के रूप में है, वो अगर हमारा टूट सकता है तो वो उसके कारण भी हमारा क्या हो जाता है, तरंगें बहुत बड़ी मात्रा में या फिर बहुत बड़े 15 मीटर से ऊंची हो जाती हैं और सुनामी का रूप ले लेती हैं। और तीसरा जो उसका कारण हो जाता है वो हो जाता है हमारा ज्वालामुखी उद्गार। तो इन कारणों से क्या हो सकता है कि ये महासागरीय तरंगें सुनामी का रूप ले सकती हैं और कई बार ले भी लेती हैं। तो अब हम बात करते हैं 2004 के जो भूकंप आया था, यानी जो सुनामी आ रही थी, सॉरी, जो सुनामी आई थी जो तरंगों के रूप में जो 15 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची थी, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सन 26 दिसंबर 2004 को इधर भारत में महासागरीय तरंगों का प्रवेश हुआ। ये महासागरीय तरंगों का कारण क्या था? कारण ये था कि जो भारतीय प्लेट थी वो भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। जब भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंसी तो इससे क्या भूकंप हुआ। और ये जो भूकंप था वो 9.0, जो उसकी रिक्टर पैमाना था, यानी जो उसकी तीव्रता थी वो 9.0 थी। और इससे हुआ क्या कि भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ये हमारा क्या डूब गया और बड़े पैमाने पर इसमें जान माल की हानि हुई। और इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 800 किलोमीटर पर हावर। 800 किलोमीटर पर हावर क्या थी? इन तरंगों की स्पीड थी। इन तरंगों की स्पीड यानी सुनामी थी। और जो भूकंप का जो अधिकेंद्र था, अधिकेंद्र मैंने आपको पहले ही बताया, जिस पर सबसे ज़्यादा भूकंप का प्रभाव रहता था वो है इंडोनेशिया का सुमात्रा। तो सुमात्रा पर इसका सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ा और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा, भारत के दक्षिणी इलाकों पर भी पड़ा, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इन सब क्षेत्रों में पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा। और हमारा अंडमान एवं निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु जो था वो था इंदिरा पॉइंट, वो भी हमारा डूब गया। सबसे ज़्यादा जान माल की हानि इसलिए हुई क्योंकि इस पर हमारा पहले से कोई ऐसी प्रणाली विकसित नहीं थी या इसके बारे में हम पहले से जागरूक नहीं थे कि यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। क्योंकि भारत में ऐसी घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं, भूकंपीय घटनाएं हैं या फिर जो सुनामी घटना है, लेकिन हिंद महासागर में पहले से ऐसी प्रणाली विकसित नहीं थी कि जो इसको सूचित कर सके। लेकिन अगर हमें इसके बारे में जानकारी लगाना हो तो इसका एक जो पहचानने का जो एक तरीका है वो क्या हो जाता है कि होता ये है कि जब भी सुनामी आने का या फिर जो तरंगे उठने का जो संकेत रहता है वो क्या रहता है कि महासागरीय जो पानी है उसका 10-20 मीटर तक क्या विस्थापित हो जाता है, यानी एकदम से पीछे चला जाता है। फिर बहुत ही तेज मात्रा में या फिर बहुत ही तेज गति से वो पानी जो समुद्र तट था उसको लांघते हुए और कई बार जो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी प्रवेश कर जाता है, वो बड़ी नुकसान पहुँच जाता है। तो इसका पहले से कोई चेतावनी नहीं थी, पहले से लोग इसके बारे में जागरूक नहीं थे, तो इससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों के घर तबाह हुए, कई लोगों की मृत्यु भी हुई। तो ये हमारा सुनामी के बारे में मैंने आपके लिए बताया। अब हम बात करते हैं, वो हो जाता है हमारा क्या, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है? तो ज्वार भाटा की मैं आपके लिए ऐसे ही बता देता हूँ, इसके लिए कोई हमारे लिए परिभाषा या फिर हमारे लिए कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। देखना होता क्या है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी प्रकार सूर्य एवं चंद्रमा के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है और हम जानते हैं पृथ्वी पर महासागर भी हैं, जल भी हैं। तो होता ये है कि जब पृथ्वी का जो जल है वो सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विस्थापित होता है। और ये होता क्या है कि दिन में दो बार क्या ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। जब दिन का जो महासागरीय जो सतह है या फिर जो महासागरीय जल है उसका जो ऊपर उठता है तो उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, ज्वार। और जब वो निम्नतम स्तर पर जल का जो स्तर आता है वो निम्नतम स्तर पर आता है तो उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, भाटा। और ये दिन में 2-3 बार ऐसी क्रिया हो जाती है। तो ज्वार भाटा क्या है
कि सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की महासागरीय सतह का जल का उठना एवं गिरना, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। अब ज्वार भाटा ये इससे हो गया। और ज्वार क्या आता है, जब जल उच्चतम स्तर पर रहता है और जल निम्नतम स्तर पर आ जाता है तो हमारा भाटा कहलाता है। अब ज्वार भाटा की ये परिभाषा हो गई। अगर हम ज्वार भाटा का उपयोग देखें तो ज्वार भाटा का उपयोग क्या हो जाता है, हमारा मछलियों के पकड़ने के लिए भी हो जाता है, नौ संचालन में भी इसका ज्वार भाटा का उपयोग हो जाता है, और उसका उपयोग विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी किया जाता है, और ऐसा कई लोग इसका उपयोग उसमें करते भी हैं। अब हम बात करते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराओं के बारे में बात करें तो महासागरीय धाराएं ठंडी भी हो सकती हैं और गर्म भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपके लिए मैं महासागरीय धाराओं की परिभाषा बता दूं। देखना, जो चीज़ समझने लायक है या फिर जिस चीज़ की परिभाषा कठिन है वो मैं आपके लिए लिख के बता दे रहा हूँ, लेकिन जिस चीज़ में समझने लायक है लेकिन परिभाषा लिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो मैं आपके लिए बिना बोर्ड पर लिखे आपके लिए ऐसे बता देता हूँ। इससे हम मेरा और आपका भी टाइम बचेगा। लेकिन अगर हम महासागरीय धाराओं की परिभाषाएं के बारे में बात करें तो महासागरीय धाराओं की परिभाषा क्या हो जाएगी, निश्चित महासागरीय धाराओं की जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं। तो जो निश्चित दिशा में जो महासागरीय सतह पर नियमित रूप से यहाँ पर ये नहीं रूप हो गया, नियमित रूप से बहने वाली धाराएं, नियमित रूप से बहने वाली धाराएं हमारा क्या कहलाता है, महासागरीय धारा कहलाता है। और महासागरीय धाराएं ठंडी भी हो सकती हैं और गर्म भी हो सकती हैं। अब ये ठंडी और गर्म कहाँ होंगी, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा जो सूर्य की जो ऊष्मा पड़ती है, जो सूर्य का ताप पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारा क्या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हो जाता है, और ये हमारा क्या विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है। तो सबसे ज़्यादा रोशनी कहाँ पड़ती है, ये विषुवत रेखीय यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, गर्म जलधाराएं हो जाएंगी जब सूर्य का ताप ज़्यादा पड़ेगा, और जहाँ कम पड़ेगा वहाँ पर हमारी ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी। और जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सर्वाधिक मत्स्यन का क्षेत्र हो जाएगा। जैसे लिब्राडोर है और जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहाँ पर सर्वाधिक मत्स्यन क्षेत्र हो जाता है। और वो क्षेत्र कौन सा होता है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, यानी जो अपना कनाडा है, उत्तर अमेरिका के जो ऊपर का जो हिस्सा है, और जो नीचे का हिस्सा यानी जो दक्षिणतम हिस्सा है वो हमारा यूएसए हो जाता है। तो उन दोनों जहाँ जो मिलती हैं वहाँ क्या सर्वाधिक मत्स्यन क्षेत्र हो जाता है। इसी प्रकार जापान में भी यही होता है, वहाँ पर भी सर्वाधिक मत्स्यन क्षेत्र हो जाता है। मत्स्यन यानी जो मछलियों का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो मछलियों की प्रजनन दर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई भी जाती हैं। तो ये हमारा जलधाराएँ हो जाएंगी। जलधाराएँ क्या हो जाता है, कई बार हमारे स्तरीय ताप को भी प्रभावित कर देती हैं। मान लीजिए किसी स्थल में ठंडी जलधारा हैं, तो अगर उस क्षेत्र में गर्म जलधाराएं प्रवेश करेंगी तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ का तापमान समताप होने की स्थिति बन जाएगी, यानी ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, वो क्योंकि हम उस स्थल को तापमान को प्रभावित कर देता है। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो जलधाराएं हैं उनके लिए पूरा डायग्राम बना देता हूँ, आप चाहो तो उनके लिए देख सकते हो। उनके देखने से आपके लिए जो महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं उनके बारे में चर्चा आप आसानी से कर सकते हो और जान सकते हो। कई बार ये कोहरे का मौसम का कारण भी बनती हैं। इसी के फलस्वरूप हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।